पहले संभल, फिर औरंगजेब और उसके बाद आया वक्फ संशोधन बिल। और इस बीच में राज्यसभा सदस्य समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन जी ने राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया, उसको लेके पूरे देश की राजनीति में उबाल है। और हाल ही में सरदना से पूर्व विधायक संगीत सोम ने चेतावनी दी कि अगर प्रोफेसर राम गोपाल यादव इस मामले में अगर आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे तो फिर उन्हें सनातनियों द्वारा सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। इसके साथ ही सरदना विधानसभा क्षेत्र में 3 साल के कार्यकाल में अतुल प्रधान विधायक के तौर पे क्या विकास कार्य करा पाए और कितना जनता के दर्द को आवाज़ दे पाए, उसी बारे में चर्चा के लिए खुद अतुल प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है। तो विधायक जी, पहले संभल, फिर औरंगजेब पे सियासत आई और उसके बाद वक्फ संशोधन बिल। वक्फ में जो बदलाव हुए हैं उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? मैं सबसे पहले अमरीश जी आपका धन्यवाद करूंगा कि आप दूर से चल के हमारे एक बहुत ताकतवर गांव है ये नंगली, साधारण बोलते हैं, इसमें आप लोग यहाँ पे पहुँचे। हम लोग गांव की तरफ से भी, अपने विधानसभा की तरफ से भी आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। फिर हमारा आपसे बस एक सोच और एक विचार है कि आपका चैनल, हम लोग कई बार अलग अलग माध्यमों से हमारे पास आती हैं खबरें, तो आप गन्ने की खबर, मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें कई बार उठाते हैं, तो आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं जिस तरह की पॉलिटिक्स में हूँ उस तरह की पॉलिटिक्स में मेरा सोचना थोड़ा जुदा है कि जब आप जनता के उन बातों का ध्यान नहीं रखते जिनसे जनता को दो चार होना पड़ रहा है, परेशानी दिक्कत झेलनी पड़ रही है, तो आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं संभल के विषय पर, या आपने वफ़ की बात की उसके विषय पर, या जैसे राष्ट्रीयता के प्रतीक रहे हैं राणा सांगा जी, तो उनकी कोई राष्ट्रीयता पर, उनकी वीरता पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाने का हमारा प्रश्न नहीं उठता। ऐसा माननीय अखिलेश यादव जी ने भी बोला है। तो मैं तो एक बात आपसे कहूँगा कि मुझे जनता ने जो सदन में चुनकर भेजा है और हम इस समय पर मुख्य विपक्षी दल हैं, हमारा काम है जनता के उन विषयों को सदन में उठाने का जिनसे जनता को आज के समय में परेशानी है। मुद्दा होना चाहिए विकास, मुद्दा होना चाहिए महंगाई, मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, मुद्दा होना चाहिए स्वास्थ्य, मुद्दा होना चाहिए जो जनता से जुड़ी हुई कोई चीज़ है। हम वेस्ट यूपी में रहते हैं, हम गन्ने की बात ना करें और हम कहीं पे जाके जाति और धर्म की बात करने लगें, तो इससे हमने जनता का कोई भला नहीं किया। तो ये संभल जैसे मुद्दे हैं और जो कहीं पर भी हिंदू और मुसलमान का विषय उछालने वाले विषय हैं जो भाजपा के द्वारा, वो आप समझ लीजिए कोरा जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला विषय है। मैंने मुख्यमंत्री जी को सदन में बोलते हुए भी, आपने भी सुना होगा कैसा शब्द उन्होंने बोला। तो मैंने सदन में जब अपना वक्तव्य दिया, मैंने कहा जिस जगह से हम लोग आते हैं, हम लोग बचपन से ये देखते आए अपने घरों में, परिवारों में, कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमारे पुरखे, हमारे बड़े लोग भगवान राम का नाम लेते थे। आज भी आप गांव में घूमेंगे, जाएंगे, तो हम लोग शायद एक दिन में सैकड़ों बार भगवान राम का नाम, राम राम जी करके ले लेते हैं। हमारे यहाँ तो कल्चर ये रही कि अगर बैल खोल के चले तो ले राम का नाम, जुआ रखा तो ले राम का नाम, हल में जाकर खेत में हल लगाया तो मूठ पे हाथ रखा तो ले राम का नाम, छप्पर उठा रहे तो ले राम का नाम, और यहाँ तक कि अगर ज़मीन पे भी सबसे सुबह में उतरे, पैर नीचे रखते थे, उससे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कई बार धरती माता का 3 बार 4 बार चुचकारा करके तब चलते थे। हम तो इस सोच, इस कल्चर के लोग हैं, उनके घरों में हमारी पैदाइश हुई, हम लोग बड़े पले और बड़े आगे आए हैं। तो हम लोग रत्ती भर भी अंधविश्वास, झूठ, फरेब और इनकी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स से लोगों को दूर रखने वाले लोग हैं। जो पूरा संभल वाला विषय है, उस संभल वाले विषय में सरकार को फ़ायदा कहीं ना कहीं नज़र आता है, लाभ नज़र आता है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें वो करते हैं। तो मैं तो उसमें यही चीज़ कहना चाहूँगा कि भगवान सद्बुद्धि दे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और 14 में उसी नाम पे सरकार बना ली, हिंदू मुसलमान के नाम पर, 17 में हिंदू मुसलमान के नाम पर सरकार बना ली, 19 में बना ली, 22 में बना ली, 24 में बना ली। फौज आपके पास है, अर्धसैनिक बल आपके पास है, CBI आपके पास है, इनकम टैक्स आपके पास है, ED आपके पास है,
सारी एजेंसियां आपके पास है, कई स्टेट की सरकारें आपके पास हैं, डीजीपी आपका है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है। भाई फिर किससे डरा रहे हो आप किसी को? फिर के कौन खा लेगा किसी को? अगर इतनी ताकत के बाद जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे आपके पास सेनाओं का जो है ताकत आपके पास है, और अब भी आप हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं को डराओगे, तो ऐसे कोई समझ नहीं रहा क्या? इन बातों को लोग समझ रहे हैं, और आने वाले समय पर जनता अपनी जरूरत की बातों की इनसे मांग करेगी। आपने 14 से लेके और 24 तक के सारे चुनाव गिना दिए, और किस पैटर्न पे ये चुनाव लड़े गए और किस पैटर्न पे ये चुनाव जीते गए वो भी आपने बता दिया। तो 27 में आप बदलाव के आहट महसूस कर रहे हैं, या फिर 27 में भी ये जो सिलसिला चल रहा है जीत का बीजेपी की चलता रहेगा? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में एक सवाल छोड़ता हूं कि आप हमें ये बता दो, क्या महंगाई प्रतिवर्ष छोड़िए हर दिन अलग अलग रूप से नहीं बढ़ रही? तो हमारे यहाँ वेस्ट यूपी पे गन्ना रीढ़ है। गन्ना किसान अगर संपन्न होता है, खुशहाल रहता है, तो व्यापारियों का यहाँ पे व्यापार चलता है, मजदूर की मजदूरी जाती है। आप सोचिए, इनके वक्तव्य देखिए, इनकी बातें करने का तरीका देखिए कि गन्ने का रेट हर बार बढ़ाएंगे। जब सारी महंगाई बढ़ रही है तो गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ाएंगे भैया आप? और क्यों आप सरकार में रहते हुए, चाहे वो आलू का किसान हो, चाहे किसी सब्जी या कोई फल उगा रहा हो, या किसी भी धान की खेती कर रहा हो, या आपके क्या नाम गेहूं की खेती कर रहा हो, उसकी श्योरिटी कौन लेगा? आपको उसकी श्योरिटी लेनी चाहिए। जो लड़के हमारे ITI करके, पॉलिटेक्निक करके, बीटेक करके, MBA करके, MTech करके बड़ी बड़ी डिग्री लेकर घूम रहे हैं, आज पॉलिटेक्निक ITI वाले लड़कों के लिए अप्रेंटिस करने का मौका नहीं है, 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। तो क्या इसके बारे में बात नहीं करोगे आप? तो मेरा अपना सीधा ये कहना है कि 2024 में जनता ने उत्तर प्रदेश में तो लगभग इनको हरा ही दिया था। 2027 में जनता के बीच में आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इनकी सरकार जाएगी, और निश्चित रूप से ये लोग हटेंगे इस प्रदेश से। तो विधायक के तौर पे आपका भी लगभग 3 साल का टर्म पूरा हो रहा है। जनता के दर्द को कितनी आवाज़ आप दे पाए, और ऐसे कौन कौन से बड़े विकास कार्य है जो आप सरधना विधानसभा क्षेत्र में करा पाए? देखिए, मैं 2012 से 2017 तक हमारी सरकार रही। मैं उस समय विधायक नहीं बन पाया था, और तब से लेकर आज तक हम जनता के सुख दुख में तो हैं ही। देखिए, जो राजनीतिक व्यक्ति है, उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो उसके वोटर हैं, उसको जो मानते हैं, वोटर नहीं भी हैं, वो अपेक्षा नेता से ये करते हैं सबसे पहले नंबर पे कि वो लोगों के बीच में, लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करे। हमारा व्यवहार लोगों में तानाशाही का नहीं हो सकता। हमारा नेचर और हमारे पास जो चीज़ हमें मिली है वो जनता के द्वारा मिली है। जनता हमारी ताकत है, तो हमें झुककर उन्हें नमस्कार करने में, या झुककर उनके चरण स्पर्श करने में, या उनके मुद्दों को उठाने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और मेरे इतिहास इस बात का गवाह है कि मैं विरासतन रूप से पॉलिटिक्स में नहीं आया हूँ। मैं कोई धन्ना सेठ के घर से यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। मैं अपनी मेहनत के दम पर गांव-गांव, घर-घर घूमकर हर जाति वर्ग के लोगों का सम्मान करके यहाँ तक जनता ने मुझे 12-14 साल बाद की मेहनत और मशक्क़त के बाद, 2 बार हारने के बाद मुझे तीसरी बार मौका जीतने का मिला। तो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे आप किसी गांव में जाएंगे तो पता करिएगा कि सरकार जब समाजवादी पार्टी की थी, हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्वेलें लगवाई। 42 रिकॉर्ड ट्वेलें हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में लगी। अगर किसी ने 5 बीघे के खेत पर भी अगर ट्वेल मांगी, तो हम लोगों ने जो निजी नलकूप आज के समय पे बिजली आप अगर लगवाएंगे तो 1.25 लाख रुपए का 2 लाख का खर्चा होता है, तो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट कराए। हमने कोशिश करी कि बिजली के क्षेत्र में अलग अलग जगह बिजली घरों का निर्माण करें। तो आप हमारे पूरे क्षेत्र में अगर कहीं पाएँ तो जिस गांव में हम बैठे इसके बराबर में साधुओं की नगली करके बोलते हैं, नया बिजली घर आपको मिलेगा। यहीं सकोती है तो उसमें आपको बिजली में जो एक ट्रांसफार्मर बड़ा होता है उसको बड़ी क्षमता का हमने ट्रांसफार्मर लगाया। आप हमारे गाँव में जाओगे गडीना में तो नया बिजली घर मिलेगा। आप हमारे घुड़म में जाओगे तो नया बिजली घर मिलेगा। फलावदे में जाओगे तो मशीन बढ़वा दी। रावती में जाओगे तो मशीन बढ़वा दी। आप अगर महल में जाओगे तो हमारे क्षेत्र में मशीन बढ़वा दी। उधर महादो में जाओगे तो नया बिजली घर मिलेगा। सदने में जाओगे तो नया बिजली घर मिलेगा। और भी ना जाने बिजली के क्षेत्र में कितने काम हम लोगों ने किए। इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी बात है सड़कों का जाल। हमारे क्षेत्र में अधिकतर जगह जाओगे तो 99% सड़कें लगभग यहाँ पर वो सड़कें हैं जो हमसे पहले एक पूर्व के विधायक जी ने बनवाई थी, रविंद्र पुंडरी साहब थे, उन्होंने बहुत काम किया था क्षेत्र में। या हम लोगों ने सड़कों का जाल पूरी विधानसभा क्षेत्र में, चाहे बड़ी सड़कें कहीं पर देनी तो बड़ी सड़कें, छोटी सड़कें दे सकते हैं छोटी सड़कें,
अपने निधि से कोई काम करा सकते हैं वो। यहीं आप बराबर में दादरी में जाओगे तो शानदार आपको डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज खड़ा मिलेगा। वो हम लोगों की देन यहाँ पर इस क्षेत्र के लिए है। अभी तक हमने सरकार से मांग की उसको चलवा दीजिए, लेकिन सरकार नहीं चलवा पा रही। हमने कई तरीके की, जैसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सरकार बना रही है, तेजी से काम चल रहा है उस पर। हम लोगों की सोच ये थी कि उसमें और भी कई तरीके की चीज़ें लाई जा सकती हैं, तो उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मेरा काम खुद का ये है कि हर समाज, मान लीजिए जैसे दलित समाज है, वो कोई पिछड़े हैं, कोई परेशानी दिक्कत का अगड़ा समाज का व्यक्ति है, चाहे वो मुसलमान हिंदू कोई है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी सोच में ये है कि गांव में जाकर घर घर पहुंचकर जो मैं अपने पास से मदद कर सकता हूं, मैं अपने पास से मदद करने की कोशिश करता हूं। जो मैं किसी दूसरे व्यक्ति से मदद करा सकता हूं, वो दूसरे व्यक्ति से मदद कराने की कोशिश करता हूं। जैसे अभी आप जिस गाँव में बैठे हुए हैं, पूरे गाँव के सहयोग से एक शानदार लाइब्रेरी का निर्माण अभी शुरू हुआ है। अभी यहाँ पर पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान के बेटे और पूर्व प्रधान यहाँ पर बैठे हैं और कई मौजूद लोग आपको सुनाई देंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस लाइब्रेरी के लिए पिछले 2-3 सालों से। लेकिन अभी जहाँ से आप गुजरते हुए आए हैं तो यहीं पे लाइब्रेरी का निर्माण शुरू हो रहा है। तो और इसके अलावा हमारी कोशिश है कि हर गांव में एक लाइब्रेरी हम लोग बनवा दें जनता के सहयोग से। जो मान लिया हमारे विधायक निधि से हम लोग कमरा बना सकते हैं, बना दें, लेकिन कई जगह ज़मीनें नहीं है तो जनता के सहयोग में हम सहयोग देके उसको बनवा दें। फिर और जैसे काम का विषय है तो काम कई बार आपको जो दिखने वाला काम है उसके अलावा भी कई अलग अलग काम है। मान लीजिए जैसे अस्पताल में कोई व्यक्ति गया, पैसे नहीं है या पैसे कम है, लूट मची हुई है, उसके लिए लड़ाई लड़ना, उसके लिए संघर्ष करना। कहीं पर अगर ऐसा लगा कि बेचारे के पास पैसे नहीं है तो जो अपने पास से मदद कर देंगे, नहीं तो फिर अस्पताल से कराएंगे। आपने पिछले दिनों देखा होगा, मैं विधायक होते हुए जनता की बात को लेकर, सरकारी अस्पतालों की बदहाली को लेकर, प्राइवेट अस्पतालों की लूट को लेकर विधायक होते हुए मैं क्या नाम यहीं अपने मेरठ में भूख हड़ताल पर बैठा। उसके बाद अगले साल फिर बड़ा धरना दिया। मुझे विधानसभा से उठाकर तक फेंक दिया गया। आपने वीडियो वो भी डाली थी, मैंने देखा था। तो विधायक, मैं क्या बात रख रहा था वहाँ पर? मैं जनता का विषय रख रहा था। मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मुझे जनता ने विश्वास के साथ चुना है। मान लिया मैं मुख्य विपक्षी दल हूँ, सरकार में रहकर आदमी काम सरकार के मार्फत कराता है। मैं विपक्ष में हूँ तो जनता की हर वो बात जिससे जनता परेशान है, दिक्कत में है, दुखी है, लाचार है, कहीं बेबस व्यक्ति है, उनकी बात को बुलंद करना। कहीं सदन में जरूरत पड़े तो सदन में, सड़क पे जरूरत पड़े तो सड़क पर, ये मेरा काम है। सरकार को समय समय पर आईना दिखाना, समय समय पर उनके वादे याद दिलवाना, जिनसे जनता जो दो चार हो रही है, परेशानी दिक्कत झेल रही है, वो सरकार से बातें मनवाना। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे विधानसभा क्षेत्र और लेकर आपके गंगनहर की पूरी पटरी, मुरादनगर से लेकर आप जाएंगे अगर आपके उत्तराखंड की सीमा तक, तो आप नज़दीक से देखेंगे 40,000 पेड़ काट दिए इन लोगों ने। हम लोगों ने जब उसकी आवाज़ उठाई तो करीबन 73,000 पेड़, 1,13,000 कटने थे, वो कटने से बचे और उस पर सरकार को संज्ञान लेना पड़ा। चीफ सेक्रेटरी तक यहाँ पर मौके पर आए, हमने सदन में भी उस बात को उठाया। आप सदन में मेरी जितनी स्पीचेस देखेंगे उसमें हिंदू मुसलमान विषय नहीं होगा, दवाई की बात होगी, पढ़ाई की बात होगी, गन्ने की बात होगी, सफाई कर्मचारी की बात होगी, आपके रोजगार की बात होगी, भ्रष्टाचार की बात होगी। और हम लोग सरकार से जो बात कर सकते हैं सरकार की बात करेंगे। आपने जिक्र किया हमारे सामने वाले व्यक्ति ने जो भाषा बोली, उनकी ये भाषा नहीं है। बेचारे पिछले 2 बार जब जीते थे तो उनको लगता था कि उसकी ताकत ने उसे जिताया, लेकिन घमंड, गुरूर, ईश्वर परमात्मा अगर कुछ खाते हैं तो वो व्यक्ति का घमंड और गुरूर तो खाते हैं। तो ये गुरूर और घमंड इनके अंदर है, जो गर्दन तिरछी नहीं कर सकते, बड़ों का आदर नहीं कर सकते। और पूरे क्षेत्र में अगर यहाँ पर आप नज़दीकी से जाकर देखेंगे, अगर सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति भाषण देते देते ये कहे अपने खुद के, जिनको कहते हैं कि भाई हमारा क्षेत्र है, वो सड़क के पार, आप सड़क के इधर बैठे हैं, सड़क के पार, वहाँ पर उनके भाषण में ये बात थी कि बताओ चोरी की मोटरसाइकिल मैंने तुम्हारी चलवा रखी है नहीं चलवा रखी। जो आदमी भाषण में ये बोल रहा हो कि चोरी की मोटरसाइकिल मैं चलवा रहा हूँ तुम्हारी, या शराब का काम मैं तुम्हारा अच्छा चलवा दे रहा हूँ, या ज़मीनों के काम उल्टे सीधे करवा दे रहा हूँ, तो आप बताइए समाज में वो लोग मैसेज क्या देना चाहते हैं? हम पूछना चाहते हैं उनसे कि अगर कुछ ज़्यादा भला किसी का करना है, तुम हिंदू मुसलमान की बात करते हो तो हिंदू समाज के लोगों की लिस्ट मुझसे ले लो। यहाँ पर हमारे यहाँ 36 बिरादरियों के लोग हैं, हमारे यहाँ मीणा हैं, हमारे यहाँ काम्बोज हैं, हमारे यहाँ वाल्मीकि हैं, हमारे यहाँ जाटव हैं, हमारे यहाँ जोगी समाज के लोग हैं जिनको उपाध्याय भी बोलते हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, सैनी हैं, कश्यप हैं,
प्रजापति हैं। अलग अलग जाति में कोई जाति आप बड़ी देख लो, चाहे वैश्य समाज बनिए की हो, जैनी हो, चाहे आपके जाट समाज के खेती किसान हो, त्यागी समाज के लोग हों, या गुर्जर समाज के लोग हों, या राजपूत हो, इनमें ना जाने आपको कितने गरीब परेशान लाचार लोग मिल जाएंगे। हम सूची दे देंगे, जाओ उनकी मदद कर दो। उनकी मदद करेंगे नहीं। अभी होली पर देखिए किस तरह का बयान उनका था। अरे होली मिलन का समारोह है मेरे भाई, तो होली मिलन के समारोह में तो गिले शिकवे, अगर पुरानी कोई चीजें होती हैं उनको भूल कर आदमी गले लगा लेता है, रिश्तेदारियां बिगड़ी भी बन जाती हैं, यार दोस्त नजदीक हो जाते हैं, त्योहार आता है, अगर पुराने गिले शिकवे छोड़ता आदमी नई चीज करता है। इनकी देखो भाषा कैसी है, इनकी भाषा में 400 साल पुरानी बातें हैं, और जो लोग अब मर जा रहे हैं उनकी बात नहीं है। इनका मकसद तो ये बन गया कि घर घर शराब की पेटी भिजवा दो। अरे हर गांव में ठेका, हर गांव में यही चल रहा। आप पूछो इनसे, हम पूछना चाहते हैं तुम्हारी मनसा क्या है भाई, बर्बाद करना चाहते हैं कि पूरी इसकी जगह को? तो मेरा अमरीश जी, आप मुझसे पूछिए कुछ भी चीज, मैं उस हर चीज का जवाब दूंगा जो मैं रोज देख रहा हूं। और मैं आपको वादा और भरोसा दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि मैं जब तक इस पद पर, इस पोस्ट पर हूं, मैं लगातार कोशिश करूंगा कि इस समाज में बदलाव आए, नई पीढ़ी हमारी बेहतर तरफ जाए। उसको जो मैंने अपने जीवन में जिस चीज़ से मुझे नुकसान हुआ हो, या जो मैंने किसी का नुकसान होते हुए जिस चीज़ से देखा हो, और उस चीज़ की पुनरावृत्ति मैं अगर करवाऊं, तो मुझसे ज़्यादा खराब इंसान कौन है? मैंने अपने जीवन में मान लिया कोई गलत चीज़ देखी, या जिस किसी कारण से हमारे साथ या अन्य किसी व्यक्ति के साथ गलत काम हुआ, तो उसकी तो हम लोगों को अगर एक्सपीरियंस है तो हम दूसरे लोगों के साथ थोड़ा ना ऐसा करने देंगे। मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि सरकार को, या सरकार में बैठे हुए लोगों को ये सोच के रखना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, ये बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उसके मार्फत ये लोकतंत्र, लोकशाही में जनता जनार्दन है, जिसको ज़्यादा मत देती है वो जीत जाता है। इन्हें दिक्कत परेशानी ये हो गई, भाई मैं कैसे हार सकता हूँ? भाई जैसे जनता ने आपको जिताया तैसे ही हरा दिया, तो अब थोड़ा बौखलाहट सी है। अरे थोड़ा सरकार चल रही है, सरकार ने इतनी बड़ी फौज दे रखी है तुम्हें। अच्छा मैं बताओ, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके पास, अब मेरे पीछे यहाँ 2-3 सिपाही और गनर खड़े हो जाएं, इससे मैं क्या प्रदर्शित कर रहा हूँ भाई? मेरे पास तो जो सरकार की तरफ से मिले हो रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ उन्हें कि जनता और मेरे बीच में कभी पुलिस वाला ना खड़ा दिखाई दे जाए किसी को ये ना लगे कि हमारे से दूर का आदमी है। आप उनसे सवाल करिए, भाई तो ये इतनी फौज लिए घूम रहे हो, ये जब फौज लिए घूम पड़ रही तुम्हें इसकी, पर तुम तो बड़े बड़े ताकतवर, प्रभावशाली, शक्तिशाली आदमी हो, तो कोशिश करो कि भैया अपना थोड़ी मोड़ी फौज, सरकार के लोगों को कष्ट दे रहे हो। इनके ऊपर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सुरक्षा पर इनके कितना खर्च हुआ? इतना खर्च इनकी सुरक्षा पर हुआ, अगर यही पैसे गरीब लोगों में कहीं मदद कर देते तो 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोगों का फायदा हो जाता। लेकिन उस चीज को पूछने वाली बात नो भाई, ये बता 15-17 पुलिस वाले जो 2-3-4 गाड़ी तो पुलिस वालों की भर के चल रहे हो, भाई ये क्या है? इसे क्या चीज प्रदर्शित करनी चाह रहे हो तुम? वैसे तुम बता रहे हो बात, हम लोग महाराणा प्रताप जी करें, पृथ्वीराज चौहान जी करें, और बड़े लोगों जो है तुम्हें डर भी इतना है। जब आप पूछना इनसे, जो वो बम जो फेंका था तुम्हारे घर में, एक वो गोबर में सना हुई पिन मिली थी, एक बम फेंका, पता नहीं। और सबसे देखो कैसा एरिया है, मेरठ में कैंट का क्षेत्र फोर्स का क्षेत्र है। कैंट मतलब फौजियों की जगह, सबसे अति संवेदनशील, अति सुरक्षित क्षेत्र मेरठ में कैंट का है। इनके पास जेड पुलिस की सुरक्षा उसमें ऊपर से, और ये सरकार के विधायक, और बम छूट गया इनके यहाँ। आज तक वो केस ही नहीं खुला। पता केस क्यों नहीं खुला? इन्होंने खुद करवाया था वो काम। मुझसे पूछा उस समय वहां पत्रकारों ने कि भाई यार ये हमला हो गया। मैंने कहा हमला तो हुआ तो बिल्कुल गलत हुआ, किसी जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें ये बता दो भाई, जब तुम पे जेड पुलिस की सुरक्षा है, कैंट के अंदर तुम बैठे हो, सत्ताधारी पार्टी के विधायक तुम हो, जब सत्ता सरकार चल रही है तुम्हारी, हमें इतना बता दो बस, फिर तो प्रधानमंत्री वाली सुरक्षा रहेगी बस। तो प्रधानमंत्री वाली सुरक्षा ले लो, या डर के मारे अपने घर में बैठो भाई, घर में रहो, अपने घर से क्यों निकल के घूम रहे हो? इनसे पूछना तुम जब जाओ कि भाई वो अतुल प्रधान ये पूछ रहा था, जो तुम पे बम से हमला हुआ था, उसकी पिन जो तुम्हारी छत पे पड़ी मिली थी, गोबर में सना हुआ बम था वो उसका राज कुछ बता सकते हो तो बता दो। एक इनसे ये और पूछना, भाई ये बताओ तुम, ये जनता जनार्दन है, इसके बीच में तुम अगर उल्टे सीधे सवाल पूछते हो, तुम कह रहे हो आंदोलन करने वालों को पीटो। अगर उनकी किसी की क्षमता है, अतुल प्रधान को किसी आंदोलन से रोक के दिखा दें, हम मान लें। दवाई की बात होगी हम लड़ेंगे, स्वास्थ्य की बात होगी हम लड़ेंगे, शिक्षा की बात होगी हम लड़ेंगे, गन्ने की बात होगी तो हम लड़ेंगे।
विपक्ष के हर उस विषय पर जिससे जनता परेशान और दिक्कत में, हमारा आंदोलन होगा। और तुम पे क्या, किसी पे रोका जाए तो रोक के दिखा देना। तो आप कह रहे उन्होंने सुरक्षा की क्या जरूरत है? वो फायर ब्रांड नेता है वो हिंदुत्व के। इसी होली मिलन समारोह में उन्होंने कहा कि साहब जब अयोध्या में राम मंदिर ढाया गया था, बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, काशी में हुआ ये और मथुरा में हुआ, तो किस अदालत ने फैसला दिया था? अब किसी अदालत के फैसले की जरूरत नहीं, सीधे ढा दिए जाएंगे। इनसे ये पूछना चाह रहा हूं मैं, एक दलित अभी बेचारा नेता प्रतिपक्ष राजस्थान का राम मंदिर में, भगवान जी के मंदिर में गया और बुलाया लोगों ने बाकायदा, जो उसके मंदिर के वो थे पुजारी या जो भी जानकार लोग थे या मंदिर के ट्रस्टी थे, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया। और जैसे ही नेता प्रतिपक्ष ने भगवान जी के हाथ जोड़े और हाथ लगा कर अपना निकल के गए, ये भाजपा के लोग तुरंत गंगा जल ठाक लाए और गंगा जल लाकर पूरे मंदिर में छिड़का। और मंदिर में छिड़क कर कहा कि इसमें भाई यूँ गरीब आदमी आ गया था। भाई हम इनसे नहीं पूछना चाह रहे, तुम अपने हिंदू होने की परिभाषा तो बताओ। रही बात जैसे मेरी, हम मैं जात से ऊपर उठ के काम करता हूँ, मुझे 36 बिरादरी के लोगों ने विधायक बनाया, लेकिन मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूँ, पला हूँ, बढ़ा हूँ, रिश्तेदारी नातेदारी, मैं राष्ट्रवाद हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ, और हम जन्मजात राष्ट्रवादी हैं। हमारे पुरखों ने देश के लिए शहादत दे रखी है। देश के पहले भी हम लोग देश के लिए लड़ते थे, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी। आप पता करेंगे, हम और आप उसी सरहद पे देश की रक्षा करने का काम हमारे लोग करते हैं, लेकिन उनको ये रास नहीं आती। आप मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी तो मुख्यमंत्री थे, उनके घर में तो रक्षा मंत्री रहे, और वो तो जिस यदुवंश से आते हैं माले किशन जी को माना जाता है, वो भी क्षत्रिय एक तरीके से माने जाते हैं। तब उनके मुख्यमंत्री आवास से निकलने के बाद ये गंगा जल से उसको धुलवा सकते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तो तुम हिंदू मुसलमान की बात किस चीज के लिए करना चाहते हो? क्या एक जाति हिंदू है बस? क्या एक वर्ग के लोग हिंदू हैं? ये बाकी लोग जो हैं ये हिंदू नहीं है? मलाई मारो तुम, बड़े पदों पर रहो तुम, पत्रकार बड़े चैनल के अंकल तुम, बड़े पदों पर ओहदों पे मलाईदार पर रहोगे तुम, और हमसे कहोगे लड़ो भाई, भल्ले और तलवार और वो चलाओ। भाई हमारा काम है, हम अपने लड़कों से कहेंगे आईपीएस बनो, आईएएस बनो, अच्छी शिक्षा पाओ, बड़ी बड़े ओहदे पाओ। कोई पत्रकारिता करना चाहता है पत्रकारिता करो, कोई किसी और अन्य चीज को बिजनेस करना चाहता है बिजनेस करके आगे बढ़े, कोई राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहता है राजनीतिक क्षेत्र में आगे आवे। लेकिन मैं इनसे फिर बता दूं, ये हिंदू और मुसलमान वाला मैटर टीवी, अखबार, मोबाइल जिस तरीके से इन लोगों ने फैलाया है, ये नफरत का काम है। हम नफरत के खिलाफ हमेशा काम करते रहे हैं, मैं हमेशा नफरत के खिलाफ काम करूंगा। लेकिन जो हमारे ये सामने वाले हैं, इनसे यूँ कहो भाई जनता में घूमो घामो, 3 साल हो गए, अब थोड़ा घूमो और घूम के वो मुद्दा छोड़ दो जौन से तुम बेर बेर बोल लो। यहाँ अतुल प्रधान है तुम्हारे सामने, ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले सब 36 बिरादरियों में चक्कर लगा रहा, पूरे लगाता रहे लगातार, फिर लड़े इनके लिए। तो भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा काम करना पड़ेगा। ये ऐसे लोग हैं, अगर जांच हो जाएंगी ना, जिनके साथ कई लोग घूम रहे हैं, अगर जांच ठीक ढंग से हो जाएंगी, अगर आया मौका तो कभी कोशिश रहेगी इस चीज़ की, जो इन लोगों ने ऐसे कृत्य गलत किए हैं, अगर सरकार बदलेगी एक एक चीज को निकलवाऊंगा इनकी मैं, ना जाने कितनी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं विधायक के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो इसके सपोर्टर और जो इसके साथ रहने वाले लोग हैं, यहां पूरे क्षेत्र में आप पता करके देखो उनकी छवि कैसी है। थाने की दलाली, तहसील की दलाली, अस्पतालों की दलाली, यही काम बचा है इनके पास। और मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कहना चाहता कोई चीज, क्योंकि हमारी उनकी लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि राजनीति में हम कभी भाई अपनी जाति से सब लोग प्यार करते हैं, मान लिया मेरा भी हो सकता है प्यार, आपका भी हो सकता है, लेकिन किसी दूसरी जाति से नफरत करना ये मुझे मेरे बड़ों ने नहीं सिखाया। और फिर आपके पास ओहदे पद हैं, मैं विधायक हूं, मुझे समाज की 36 बिरादरियों ने विधायक बनाया, हिंदू मुसलमान सब लोगों ने विधायक बनाया, तो सबका इज्जत, सबका सम्मान, सबका प्यार और सबकी कोशिश काम की करने का मेरा कर्तव्य बनता, वो मैं काम करूं। रही बात इस चीज की, ये क्या बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं, भाई तो मैदान है खुला पड़ा, 163 किलोमीटर लंबी विधानसभा, 147 गांव हैं, 137 गांव हैं, 4 कस्बे हैं, इसमें 36 बिरादरी, घूमो फिरो और फिर के अपनी वोट मांगो। और पाँव मैं कम छू पा रहा हूँ, मैं दोनों हाथों से पैर छू रहा हूँ, जैसे तुम लेट जाओ पाऊँ, मैं लौट के कहो अतुल प्रधान कम पैर छू रहा, मैं लौट के मांगूंगा वोट।
मांग वोट। मान लिया मैं किसी के बेचारे की 1000 रुपए की मदद करके आया, तुम जाओ ताकत दिखाओ, और ताकत दिखा के तुम्हारे पास तो माल काफी है, उल्टा सुद्धा जैसा भी है, तुम 50,000 की मदद कर आओ। मान लिया मैं एक गांव में लाइब्रेरी के लिए थोड़े पैसे दे पा रहा हूं, तुम्हारे पास ज्यादा है, तुम 5 लाख दे आओ। मैं दलितों में या गरीब गुरबा लोगों में थोड़ी थोड़ी मदद कर पाता हूं, तो तुम ज्यादा दे आओ भाई, इससे तो नाम करो तो ठीक भी है। इससे क्या फायदा नाम करने से? प्रोग्राम कर रहे हो होली मिलन का और लगा रहे हो आग, भाई इसका क्या फायदा? मैं यहाँ आप स्पीच में दूं, अपना भाषण दूं, और मैं बात ऑस्ट्रेलिया कर लगूं, बाहर कर लूंगा अमेरिका की, बाल चीन की और पाकिस्तान की कर लगूं, और यहाँ के लोगों की बात ना करूं, तो उन्हें क्या मिला इससे? अरे ये तो तुम्हारे बड़े नेता कर ही रहे हैं, पर इन्होंने कहा फायर ब्रांड। अरे फायर ब्रांड लोकतंत्र में नेता कोई फायर ब्रांड है ही नहीं। फायर ब्रांड है जनता, जिसको चाहे उसको बड़ा बना दे, जिसको चाहे उसे छोटा रखे। तो ये काय का फायर ब्रांड है? ऐसे तो पता नहीं कितने आए फायर ब्रांड चले गए। मैं ही अपने दिमाग में गलतफहमी पाल लूं कि मैं हमेशा इस पद और ओहदे पर रहूंगा, तो मैं तो गफलत में ही तो हूं। हमेशा कोई रहा न, मैं मेरे से पहले वाला रहा न, मैं हमेशा रहूं, मैं कतई गफलत में नहीं हूं। लेकिन जितने मेरे पे ये पद और ओहदा है, मैं ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि जनता के लिए काम करूं, बिना ये सोच के कि इसने मुझे वोट दिया नहीं दिया, देगा नहीं देगा। मेरा ईश्वर इस बात का साक्षी है, और मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा का व्यक्ति हूं कि मैं सोचता हूं गैर बराबरी खत्म हो, किसानों को उनका जो वाजिब हक मिले, नौजवान साथी जो आज परेशानी दिक्कत में घूम रहे हैं उनको चीज़ें उनकी बेहतर हों। और मैं अमरीश जी आपके चैनल में बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मैं एक किसान परिवार का व्यक्ति हूं, जो अधिकतर गन्ने के किसान खेती करने वाले हमारे लोग हैं। मेरी इच्छा यही थी कि मैं हर उस विषय पर सदन में बात रखूं जिससे जनता परेशान है, मैं वो लगातार रखूंगा। आपने अभी कहा कि भाई कोई आपने बहुत सारे आंदोलन किए और कोई आपको आंदोलन करने से रोक कर दिखाए, आपने खुली चुनौती दे दी। और आपके सामने जो प्रत्याशी रहे, पूर्व में 2 मर्तबा विधायक रहे, उन्होंने हाल ही में आपकी पार्टी के बड़े नेता राम गोपाल यादव जी के लिए बयान दे दिया कि अगर वो आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरे तो सनातनी उन्हें दौड़ा दौड़ा के पिटेंगे। ये इतिहास पढ़ें, पहले इतिहास पढ़ें और इतिहास को पढ़ के कुछ चीज़ बोलें। मैं किसी की जाति पे आक्षेप प्राक्षेप लगाने के लिए नहीं हूँ। हम हर जाति के वर्ग का सम्मान करते हैं। सब जातियों में अच्छे लोग हैं, सभी जातियों में कुछ खराब लोग भी हैं, और मेरा ये प्रयास नहीं है मैं किसी को छोटा और बड़ा बताऊं, और मैं जाति के हिसाब से किसी को छोटा बड़ा मानता भी नहीं हूं। वो क्या कह रहे हैं? अरे यार, राम गोपाल जी 30-32 सालों से राज्यसभा के मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनके ये नहीं, उनके प्रधानमंत्री जी भी, और जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी उनका सम्मान करते हैं, देश के गृह मंत्री भी उनका सम्मान करते हैं। तो ये तो सिर्फ नाम और फेम के लिए ये जो उन्होंने शब्द उनके बोले जा रहे हैं, ये बौखलाहट है। अरे तुम अतुल प्रधान को झेल लो, यहाँ मैं तो यही तो हूँ, तो तुम औरों की बात भाई क्यों करो? तुम अतुल प्रधान पे लगाओ ना आरोप। मैं जमीन का काम करता हूँ तो मेरे ऊपर आरोप लगाओ। मैं किसी की 2 नंबर का 4 नंबर का काम कर रहा हूँ तो आओ ना मैदान में, आओ मैदान में मेरे ऊपर लगाओ आरोप। मैं झूठी सच्चे काम कर रहा हूँ तो मेरे बोल लो, किसी के कुछ बेईमानी कर रखी हो तो बोल लो। और तुम्हारी भी जनता सब जान ही रही है और हमारी भी सब जनता जान ही रही है। तो भैया इनसे एक और कहियो कि भैया ये जो लोग बाग साथ वात रहे हैं, कुछ इनके लिए गलत वलत मत करो। कोशिश करो किसी का अच्छा ना कर सकते हो तो किसी का बुरा मत करो। तो आपने 27 में पूरे यूपी की तस्वीर तो बता दी। 27 में सरधना विधानसभा क्षेत्र का क्या चुनाव परिणाम होगा? क्योंकि सरधना विधानसभा क्षेत्र को मैं देख रहा हूँ कि भाई आमने सामने आप जो 2 लोग हैं, पूरे देश की राजनीति में जो चल रहा है सरधना, उसका एक छोटा सा रूप मुझे दिखता है यहाँ पे। तो 27 में सरधना विधानसभा क्षेत्र से क्या चुनाव परिणाम आने वाला? देखिए, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ और मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। मैं स्पष्ट बात करने वाला आदमी हूँ। मैं जब 2012 का चुनाव लड़ रहा था, मैं छात्र राजनीति में था, मुझे 50,000 के लगभग लोगों ने मुझे मत दिया और एक कम उम्र में मुझे एमएलए का चुनाव लड़ने का मौका मिला। जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो मैं आखिर तक एक वोट गिनवा के वहाँ से गिनती पूरी करके हार के वहाँ से निकला और मैं बधाई दे के इन लोगों को निकला कि भाई आप जीत गए, आपको बधाई। मैं फिर 5 साल मेहनत की, मैंने 5 साल मेहनत करके फिर चुनाव में मुझे हार मिली तो मैं हारा। हारने के बाद में पूरी गिनती करा के अपनी हार को देख के, और हार में ये होता है जब हार होती है किसी की
तो अंदर से जैसी अनाउंसमेंट ये होता रहता, इतनी पीछे चल रहे हैं, इतना पीछे व्यक्ति चल रहा, तो जनता बाहर से समर्थक लोग जाते रहते हैं, कम संख्या बचती है लास्ट तक। तो मैं जब 2017 का मुझे अब भी ध्यान है, जब मैं चुनाव हारा और मैं हार के निकला, तो मेरी सरकार तो चली गई थी, विधायकी भी आप हार गए थे। तो 10 मार्च को रिजल्ट आया, 13 मार्च की होली थी, मैंने इनको बधाई दी। अंदर बधाई देकर जैसे ही हम लोग बाहर निकल रहे थे, हमारे लोग संख्या में कम थे, ये संख्या में ज़्यादा थे, वहाँ पर गुलाल उड़ रहा था और कई लोगों ने मेरे ऊपर गुलाल फेंक फेंक के मारा और नारे लगा रहे थे हमारे सामने वाले व्यक्ति के। हमारे लोग जो नारा जो भी वहाँ 30-40 लोग खड़े थे, उन्होंने नारे लगाने की कोशिश की, हमने उनको रोका। हमने कहा भाई हम लोग चुनाव हार गए हैं, हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है ये जीतते ही उड़ावें। तो मेरे ऊपर कई लोगों ने मुट्ठी भर भर के गुलाल फेंका, मैं उसको एक्सेप्ट हार करके वहाँ से आया। मैंने फिर 5 साल जनता के बीच में मेहनत की और इस सरदना जैसी जो बंजर जमीन थी हमारी समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स के हिसाब से, इसमें मुझे हर जाति के लोगों ने बढ़ चढ़ के मेरी मदद की। और मैं जब 5वें साल में जब चुनाव लड़के फिर अभी 2022 में एमएलए का चुनाव लड़ा, आप इनसे ये पूछना कि भाई तुम राउंड तो 29 थे, अतुल प्रधान तो पूरी अपनी गिनती करा गया था दोनों बार, बस तुम ये बताओ 23वें राउंड में क्यों भाग आए थे मुझसे? अरे जब तुम 2 बार जीत गए थे, जनता ने जिता दिया था, अतुल प्रधान उस हार को एक्सेप्ट कर रहा था अपनी, बस तुम भी तो एक बार हार या जीत जो भी होती देख के जाते। इनकी आदत मैं बताऊंगा और तुम इनसे पूछना, इन्होंने वो पीली सी चद्दर उड्डे घूम रहे थे चुनाव में, ये वो किसी महाराज ने इन्हें कह दी कि भाई चद्दर को मत उतार दिए तू, अगर तन्ने चद्दर उतार दी हो तो तू हार सकता। तो ये पता नहीं नहाते टाइम भी शायद उस चद्दर को ओढ़ कर रखता होगा, तो वो चद्दर जो थी इसने उस दिन भी ओढ़ रखी थी। तो जैसे ही हम लोग उसमें गिनती की तरफ को गए, तो मुझसे पहले इनकी एंट्री होगी गिनती में अंदर। जब एंट्री हुई तो पत्रकार लोग मेरी तब दौड़े दौड़े आए, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि जी वो क्या होगा परिणाम। मैंने कि भैया मैं तो 2 बार का हारा हुआ हूँ, मैं यार परिणाम गिनती होने से पहले मैं कैसे परिणाम बता दूं भाई, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं यार, मैं तो 2 बार का पहले आ रहा हूं। मैं तुमसे जीत को कह जाऊं और मैं हार के अंदर, तो तुम आते ही निकलते मुझसे सवाल पूछो, बस तू तो जीत बता रहा, तू तो हार गया। मगर भैया जो गिनती खुलेगी, अगर जीत जाऊंगा तो तुम्हें पता लग जाएगी, हार जाऊंगा तो तुम्हें पता लग जाएगी। नो नहीं नहीं, संगीत सोम जी कह के गए 25,000 से। मगर भाई ये तो भगवान जी का अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं भाई, ये तो भविष्य वक्ता है, इन्हें तो पहले ही पता लग गई, इसका मतलब तो ये कुछ इन्होंने जुगाड़ रखा होगा। मगर भैया वही ज्यादा अंतर्यामी है, उसे ही पता होगी, सामने वालों को ही, हमें नहीं पता इस चीज का। तो मैं 2027 के बारे में अभी कैसे बता दूं जी? मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मशक्कत कर रहा हूँ, ईश्वर परमात्मा का, बाबा साहब कृपा हम पे रहेगी, जनता की कृपा हम पे रहेगी। गरीब गुरबा लोग, हमारे किसान लोग, अगर मेरी मेहनत ईमानदारी मेरी अगर है तो हमारे साथ इंसाफ करेंगे। और अगर हमारी किसी चीज़ में चूक और गलती रह जाएगी तो हम हार और जीत, हम दोनों देखे हुए लोग हैं, तो हम जीत को जब एक्सेप्ट करते हैं तो हमें हार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बड़ी बात अतुल प्रधान जी ने कही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने यूपी में तो समाजवादी पार्टी की जीत का दावा ठोक दिया, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र का क्या चुनाव परिणाम होगा ये फैसला उन्होंने छोड़ दिया है जनता पे।